दोस्तों फ्रांस में इस समय G7 की समिट चल रही है और वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई और भाई साहब मुलाकात के बाद ट्रंप ने मोदी जी पर जो कमेंट किया है वो इस समय सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. He looks so good. He's such a nice man. I said he's very tough. He's a tough trader. लेकिन दोस्तों मोदी जी को पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि इस धरती पर एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, My friend, Mr. Donald Trump. खैर दोस्तों इस सारे इंटरनेशनल मुद्दे पे तो बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में खासकर बात करेंगे ऑपरेशन लाल टोपी पे। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन लाल टोपी जो कि यूपी में होने वाला है और यूपी की पूरी राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। संसद से लेकर राज्यों के सियासी गलियारों तक और क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े किलों तक इस समय साफ दरारें दिख रही हैं। पहले ममता बनर्जी की टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दोनों ही पार्टी में भारी बगावत और टूट की खबरें। अब गलियारों में ये बड़ा सवाल गूंज रहा है, क्या इस देश की क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टीज का अस्तित्व खत्म होने वाला है? अखिलेश यादव के साथ कभी गठबंधन में रह चुके ओम प्रकाश राजभर ने तो साफ दावा ठोक दिया है कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के बाद अब अगला नंबर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का। क्या इस दावे में कोई दम है या सिर्फ एक गीदड़ भभकी है? चलिए आज के इस वीडियो में क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी विस्तार से। Focus is now shifting to the country's western state of Maharashtra, where Shiv Sena, led by Uddhav Thackeray, is possibly going to see another split in the faction. The rebel MPs have formally submitted a letter now to the Lok Sabha Speaker Om Birla. According to reports, the MPs have conveyed their decision to support Eknath Shinde-led Shiv Sena in the parliament. A top story now in the split in the Uddhav Shiv Sena, and now Uddhav loyalist Sanjay Raut has stoked a huge controversy after he abused the rebel MPs. That was at a press conference that was held earlier today. Sanjay Raut abused the rebel MPs using very abusive and expletives against them. Mr. O.P. Rajbhar, who's gone on to take to X and tweeted saying, let me quote, the Samajwadi Party is set to face a major split. Ram Gopal Yadav has handed over a letter to the Union Home Minister Amit Shah. दोस्तों शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के अंदर जो कुछ भी हुआ उसे पूरे देश ने देखा है। काकोली घोष दस्तीदार की लीडरशिप में टीएमसी के लगभग 20 सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। बात सिर्फ नाराजगी तक नहीं रही, इन बागी सांसदों ने दिल्ली आकर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और बाकायदा नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में अपने मर्जर यानी विलय का ऐलान कर दिया। सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव जैसे बड़े और कद्दावर चेहरों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 80 में से लगभग 58 से 64 विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहती भाई साहब, महाराष्ट्र के अंदर इस समय भयंकर उथल पुथल चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यानी यूबीटी पर एक बार फिर साल 2022 जैसा सियासी संकट मंडरा रहा है। खबर है कि शिवसेना यूबीटी के कुल 9 सांसदों में से 6 सांसद पाला बदलने की तैयारी में है। एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे समेत दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब कयास यह है कि बाकी सांसद कभी भी लोकसभा अध्यक्ष को अलग गुट बनाने या शिंदे ग्रुप में शामिल होने का लेटर सौंप सकते हैं। इस संभावित टूट से संजय राउत इतना बौखला गए कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी और खुलेआम गालियां दे डाली। हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है बरं का। ही जी दर्पोगिरी ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत म्हणतात, हाँ, नादानपणा म्हणतात। सोशल मीडिया पर उनकी भाषा के लिए उन्हें जमकर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, लेकिन जब मीडिया ने उनसे कहा कि राउत साहब भाषा पे थोड़ा संयम रखिए तो उन्होंने उल्टा मीडिया पर ही तंज कस दिए। खैर, हम यहाँ किसी की भाषा पर डिबेट करने नहीं बैठे। हमारा बड़ा सवाल है कि आखिर इन क्षेत्रीय पार्टियों में अचानक ये भगदड़ क्यों मची हुई है। जिसको जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वो भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। जिसको जो भाषा समझ में आती है वही भाषा का इस्तेमाल होना है, और कब कौन सी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए मुझे मालूम है। दोस्तों इनसाइड स्टोरी और एक बागी सांसद के हवाले से जो खबर आई वो बेहद चौंकाने वाली है। शिवसेना के एक बागी सांसद ने ऑन रिकॉर्ड साफ तौर पे कह दिया कि
अगर आपको अपनी संसदीय क्षेत्र में केंद्र से डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए तो पाला बदलना होगा। यानी बात सिर्फ विचारधारा की नहीं है बल्कि सीधे सीधे विकास कार्यों और फंड की भी बात है। अब महाराष्ट्र और बंगाल के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। यूपी सरकार में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक सनसनीखेज दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और बंगाल के बाद अब यूपी में भी समाजवादी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी टूट होने वाली है, यानी कि ऑपरेशन लाल टोपी। रामगोपाल जी अपने परिवार को बचाने के लिए सीबीआई ने जो खनन वाले में एफआईआर किया है उसमें गायत्री प्रजापति जेल में है, अखिलेश जी बाहर हैं, तो अपने परिवार के बचाव को लेकर के रामगोपाल जी ने एक चिट्ठी अमित शाह जी को दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं, जितने भी विधायक की आवश्यकता है उसकी सूची ये है, आप उनको बुला के अपना पार्टी ज्वाइन करा लीजिए। यही तो रामगोपाल ने चिट्ठी दी है। आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर चलेगा, तब तो विश्वास करेंगे। और पूरी की पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। इसी बयान को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सोशल मीडिया पे रिट्वीट करके हवा दे दी है। यानी कि मामला पूरी तरह से ऐसा भी नहीं कि फर्जी है, बाकी ऑपरेशन लाल टोपी हो सकता है। राजभर ने इस संभावित टूट के पीछे जो वजह बताई है वो है पुराने घोटालों की जांच का डर। उन्होंने साफ कहा है कि माइनिंग स्कैम में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है सभी जानते हैं, ये पूरा यूपी जानता है। और जैसे जैसे इस मामले में कानूनी शिकंजा कस रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने भी चुप रहना ही ठीक समझा है। उन्होंने राजभर के दावों पर तंज कसते हुए एक ही लाइन में कहा कि दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना, यानी लालच और तारीफों की ये कहानी कब तक चलेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डर दिखाने और लालच देकर पार्टी तोड़ने का सीधा आरोप भी लगाया है। वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि देश में ओम प्रकाश राजभर को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है, वो खुद नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात को इस देश का कोई आदमी गंभीरता से लेता नहीं है। वो इस तरह की हमेशा बात करते हैं जैसे सन्निपात हो जाता है आदमी को, तो उसे खुद नहीं मालूम होता कि वो क्या कह रहा है और उसका अर्थ क्या है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूरी क्रोनोलॉजी और पॉलिटिक्स के पीछे का मास्टर प्लान क्या है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत बड़े टारगेट यानी मिशन 360 यानी 2/3 मेजोरिटी के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। सबसे पहले जरा कानूनी अड़चन और उसके टेक्निकल पॉइंट को भी समझ लीजिए। देश का दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ तभी लागू होता है जब किसी पार्टी के 2/3 से कम सांसद या विधायक टूटे। अगर 2/3 या उससे ज्यादा लोग एक साथ अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता बची रहती है। अब जरा गणित को समझिए। सबसे पहले टीएमसी की बात करते हैं। उसके पास 28 सांसदों की फौज थी, जिसमें से 20 सांसद टूट गए, यानी करीब 71% सांसद अलग हुए हैं, जो 2/3 से ज्यादा है, यानी कानूनी तौर पे वो सुरक्षित। अब बात करते हैं शिवसेना की। शिवसेना यानी यूबीटी, कुल 9 सांसद हैं, जिसमें से 6 सांसद टूटने की कगार पर हैं, यानी यहाँ पर भी दल बदल कानून बेअसर हो जाएगा। अब समाजवादी पार्टी यानी एसपी। समाजवादी पार्टी के इस समय 37 सांसद है। अगर राजभर के दावों के मुताबिक इनके भी 2/3 यानी कि करीब 24-25 सांसद टूटते हैं तो वहां भी कानून कुछ भी नहीं कर पाएगा। संदेश बिल्कुल साफ है दोस्तों। दिल्ली के गलियारों में इसे मिशन 360 का नाम दिया गया है। साल 2024 के चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थी, जो कि सरकार बनाने के बहुमत 272 से ज्यादा थी, लेकिन बीजेपी के 400 पार के नारे के काफी कम थी। इसके बाद बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकल रूप से अपनी सीटों की संख्या 360 के पार ले जाने का टारगेट तय किया है। लोकसभा में किसी भी सामान्य कानून को पास कराने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत यानी 272 प्लस की जरूरत होती है, जो कि एनडीए के पास पहले से ही मौजूद है। लेकिन जब संविधान में कोई बड़ा संशोधन करना हो तो उसके लिए सदन में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत यानी कम से कम 362 सांसदों का समर्थन अनिवार्य होता है। बीजेपी मिशन 360 प्लस के जरिए इसी जादुई और ताकतवर आंकड़े को पार करना चाहती है, ताकि बड़े और कड़े फैसले लेते समय उसे अपने सहयोगियों या विपक्ष पर निर्भर ना रहना पड़े, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा है परिसीमन बिल यानी डीलिमिटेशन बिल और 1 नेशन 1 इलेक्शन। परिसीमन के तहत पूरे देश में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसे देश का राजनीतिक नक्शा और राज्यों की प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए बदल सकता है, जिसे विपक्ष ऑपरेशन लोटस कहता है। और इसी के तहत यूपी में ऑपरेशन लाल टोपी चल रहा है। तो दोस्तों लब्बो लोबा यह है कि बीजेपी अपना मिशन 360 सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय में देश के पूरे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे को बदलने के लिए एक व्यवस्थित नंबर गेम खेल रही है।
लेकिन इस पूरे खेल ने विपक्ष और क्षेत्रीय पार्टियों की इंटरनल डेमोक्रेसी और उसकी कमजोरी पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। यह साफ दिखता है कि आज की भारतीय राजनीति पूरी तरह से पावर पॉलिटिक्स यानी सत्ता के खेल में तब्दील हो चुकी है। क्षेत्रीय पार्टियां अगर समय रहते अपने आंतरिक कलह को नहीं सुलझा सकी और एक मजबूत कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी राजनीतिक ताकत को उनके किलों को ध्वस्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी इस पूरे पॉलिटिकल एपिसोड पर और क्षेत्रीय पार्टियों में मची इस भगदड़ पर आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी राय जरूर दें। और हाँ, उन नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं जो सालों साल एक पार्टी में मलाई खाते रहे और जैसे ही हवा का रुख बदला तुरंत यूटर्न मान लेते हैं? क्या राजनीति में सब कुछ जायज है या फिर राजनीति में थोड़ी बहुत नैतिकता बची रहनी चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।